to the BC. PQ is parallel to the BC. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सॉरी फॉर सम डिले बेटा, वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, टेक्निकल इशू हो गया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हर एक चैप्टर की अच्छे से हम वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो आज की क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है क्या डर लगता है इस चैप्टर से, तो इसीलिए काफी अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे, लेकिन एक ही लेक्चर में। सो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, एक ही लेक्चर के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को काफी अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आ जाती है हमारी क्विज। एंड आर यू गाइज रेडी फॉर द क्विज? करें स्टार्ट। ओके, चलो तो फटाफट से रिकॉल कर लो कि रियल नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, है ना। चलिए जी, तो फटाफट से अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं। एंड रिकॉल कर लिया कि रियल नंबर्स में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरैशनल एंड बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं किस किस को याद है और शुरू करते हैं हमारी क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर पाई इज, जो नंबर पाई है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल है, या नन ऑफ दीज? क्या है वो? Okay, next one. If HCF of 16 comma y is equal to 8 and LCM of 16 comma y is equal to 48, then the value of y is, y की वैल्यू क्या होगी? ओके, चलिए देखिए डिस्कस करते हैं। पाई क्या है बेटा? पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली वैल्यू होती है वो होती है 3.1412 एंड सो ऑन, वो चलती ही जाती है। दैट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, और जब भी ऐसा कोई केस होता है तब हम उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर कहते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पर, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मैम पाई की वैल्यू को तो हम 22/7 यूज करते हैं। पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, राइट। तो वो क्या है बेटा? इक्वल टू नहीं आता, वहां पे आता है अप्रोक्सीमेट। ये क्या है? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पाई की क्या है? वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पाई एक इरैशनल नंबर है, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, राइट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? HCF ऑफ 16 कॉमा y, अगर हमें 8 दिया हुआ है, यानी कि कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका मुझे HCF 8 दिया हुआ है, मुझे LCM दिया हुआ है 48 और मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रूल है जो आप लोग जानते हैं कि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स into LCM of any two numbers is equal to the product of two numbers, यानी कि HCF of a comma b into LCM of a comma b is equal to a into b, right। so यहाँ पे HCF दिया हुआ है 16 और y का, LCM भी दिया हुआ है 16 और y का, so 16 into y is equal to 8 into 48, क्योंकि LCM into HCF हो जाएगा ना। so y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 into 48 अपॉन 16, राइट। सो 8 के टेबल में जाएगा 2 पे और 2 के टेबल में जाएगा 24 पे। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 24, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है?
ऑप्शन ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। चलिए जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि भाई क्लास 10th के बोर्ड्स तो शुरू भी होने वाले हैं और फिर उसके बाद आप जाओगे क्लास 11th में, राइट। सो क्लास 11th के लिए आप लोगों का वीआईपी कोर्स क्या है, जो स्टार्ट हो चुका है 18 मार्च से शुरू हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और काफी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब 3 क्लासेस अ डे होंगी, 6 डेज अ वीक होंगे, प्रॉपर होमवर्क दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे, टीचर्स की जो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसकी स्लाइड्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सो दैट आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके नंबर आए एकदम ही बढ़िया, राइट। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, होमवर्क दिया जाएगा, नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, राइट। चलिए, तो अगर ये सभी आपके टीचर्स हैं, अपने टीचर्स से एक बार मिल लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश, राइट। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है कि मैम कैसे ज्वाइन करना है, क्या होगा, कुछ भी, कोई भी प्रोसेस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 01247158 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो कुछ भी पूछना हो तो। और कोर्स फी क्या है इसकी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, इतने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पूरे साल की फीस है, पर मंथ नहीं है, 2 महीने के लिए नहीं है, 3 महीने के लिए नहीं है, पूरे के पूरे साल की फीस है ये 10,000, राइट। चलिए, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, कमेंट कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसके बाद। और फटाफट से आपके सामने एक पोल आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास 11th का वीआईपी कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ओके, चलिए देखिए, अब सबसे पहले रियल नंबर्स में अगर देखा जाए तो नंबर्स के बारे में ही बात हो रही है ना। रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल और दूसरा आ जाता है इरैशनल, ठीक है। एक रैशनल आ जाता है और दूसरा आ जाता है इरैशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाय q फॉर्म में लिख सकती हूं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब उसी का उल्टा इरैशनल, कि यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नंबर्स which cannot be written in p by q form where p and q are integers, ठीक है, p and q are integers and q is not equal to 0, राइट। सो इस फॉर्म में जो नंबर्स नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं रैशनल, और इस फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल, ठीक है। चलिए, अब रैशनल नंबर्स की भी और कैटेगरीज आ जाती हैं। रैशनल नंबर्स में और क्या कैटेगरीज आ जाती हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जैसे 1/2, 2/3, 3/4, कोई भी है ना। और एक और कैटेगरी आ जाती है इंटीजर्स, जैसे कि -1, -2, राइट। तो एग्जाम्पल -1, -2 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/2, 2/3, 3/4, राइट, ये सारे हमारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स में क्या आ जाता है, इंटीजर्स में आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, और क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स, दैट इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो ये सारे क्या मिलकर बनाते हैं, रियल नंबर्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक फटाफट से आपके सामने चार्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा उसे, क्या चार्ट है, देखिए। सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद उसमें एक 0 और हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास बन गए होल नंबर्स बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया, तो इंटीजर्स बन गए, है ना। अब इंटीजर्स नंबर का हमने रेशो निकाल दिया, उन्हें डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गए, रैशनल नंबर्स बन गए, जैसे कि 1/2, 2/3, -1/2 एंड सो ऑन। अब
अगर रैशनल से हटकर हम नंबर्स देखें, यानी कि जिन भी नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5, पाए, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल हैं। सो इन सब का कलेक्शन, इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाया जाता है, रियल नंबर्स कहलाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इर्रेशनल नंबर्स के केस में आप कह दोगे कि मैम √2/1 हम लिख सकते हैं, भाई पी बाई क्यू फॉर्म हो गया, तो ये तो हमारा एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट अभी आपने यहाँ पे बोला कि √2 तो इर्रेशनल है। हाँ जी, गलत बात हो गई है। तो क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, रैशनल नंबर्स वो हैं जहां पे p बाई क्यू फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं, लेकिन p और q दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, और q 0 नहीं होगा। तो क्या √2 हमारा एक इंटीजर है, क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं है। तो इसीलिए √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, डन। ओके, इसके बाद बारी आ जाती है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात आती है तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं, जैसे p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी दो इंटीजर्स हैं, मैं उन्हें क्या कर रही हूं, आपस में डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक केस आता है जैसे कि 1/2 का, दैट इज 0.5, है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.5। एक केस आता है 1/3 का, विच इज 0.3333 एंड सो ऑन, राइट। सो यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो रहा है ना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये वाला केस क्या है, जिसमें हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.3 बार। बार लगाने का मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में एक केस आ जाता है कि वो जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। एक केस आ जाता है कि वो नंबर क्या है, वो नॉन रिपीटिंग है, कभी रिपीट भी ना करे, यानी कि रुके भी ना और रिपीट भी ना करे। ठीक है, सो ऐसे केसेस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, देखिए टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अगर ये तीन दोनों केसेस आपस में मिल जाएं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाला केस क्या होगा, रैशनल नंबर्स वाला केस होगा। यानी ऐसे सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस आ जाता है, तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। ऐसे सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाए जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर्स हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपने पाई की डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, 3.1412 एंड सो ऑन चलता ही जाता है। सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं निकाल पाए, मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक वो चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा। √2 का देखिए 1.414 एंड सो ऑन चलता रहता है ना, चलता ही जाता है। बस हम अपने काम को आसान करने के लिए इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है ना, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी ना कभी रुकेगी और ना ही रिपीट होगी, सुपर कंप्यूटर्स तक नहीं निकाल पाए हैं। क्लियर है, चलिए जी। अब बारी आ गई है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, लेकिन उससे पहले विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग आपको बताना है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो अगर आप नोट करें, p बाई क्यू फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो q, अगर q के मैं फैक्टर्स निकालूं, अगर डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर्स निकालूं और उसके फैक्टर्स 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, जहां पे n और m हमारे होल नंबर्स हैं, जहां पे n और m हमारे होल नंबर्स हैं, अगर इस फॉर्म में है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन जो हमारे अगर p बाई क्यू फॉर्म में एक नंबर है, अगर मैं q के फैक्टर्स देखूं तो वो 2 और 5 के अलावा है। अगर 2 और 5 के अलावा है, अदर देन 2 और 5, तो क्या होगा, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है, तब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, तब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको क्या चेक करना है, विदाउट डिवाइडिंग। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में कि डिवाइड बिना करे ही हमें बताइए आप ओरली कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 के अलावा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्लियर है? चलिए, अब बारी आ जाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का दूसरा नाम हो सकता है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो सकता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए वो क्या बोल रहे हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल है ना। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए 12 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 और 3 हमारे क्या हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। यानी वो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 के टेबल में जाएगा या फिर 2 के टेबल यानी या फिर अपने खुद के टेबल पे जाएगा। ठीक है ना। सो ऐसे हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये यूनिक क्यों है, देखिए वो बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक बिकॉज 12 को अगर आप कोशिश करो हम 4 इंटू 3 लिखें, या फिर आप कोशिश करो कि हम 6 इंटू 2 लिखें, तो अल्टीमेटली 4 को भी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, बन गया सेम, है ना। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 और फिर इंटू 2, राइट, तो फिर से वो सेम बन गया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, देखिए वो बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, है ना, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। सो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं, यानी कि 2 2 3 बस यही है, और कोई नहीं है ना। और किसी तरीके से हम नहीं लिख सकते, चाहे हम उसको अब 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखें, चाहे 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखें, चाहे 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखें, दैट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। सो इसीलिए इसे यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। ओके, चलो जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सो चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 रेज टू पावर n, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 6 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 6, 0 से एंड नहीं कर रहा। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट करूं, 6 रेज टू पावर 2 दैट इज 36, ये भी 0 से एंड नहीं कर रहा। n की वैल्यू 3 पुट करें, 6 रेज टू पावर 3 दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 36 इंटू 6, तो ये भी क्या होगा, एंड करेगा 6 से ही एंड करेगा, है ना, तो ये भी 0 से एंड नहीं करेगा, एंड सो ऑन। आप चलते जाइए, आप कितने भी नेचुरल नंबर्स ले लिए, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 0 से एंड करने के लिए, अगर आपको एक एग्जांपल ले 120, ये क्या कर रहा है, 0 से एंड कर रहा है ना। अगर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखें बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया 12 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5। तो यानी कि जो भी नंबर हमारा 0 से एंड करेगा, जो भी नंबर हमारा 0 से एंड करेगा, उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 एंड 5, उसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 एंड 5। लेकिन आप देखिए 6 का, 6 के तो फैक्टर्स क्या हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 5 तो नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो इसीलिए 6 रेज टू पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप 100 ले लीजिए, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है ना, दैट मीन्स कभी भी कोई भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। सो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, 6 रेज टू पावर n विल नॉट एंड विद 0 बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5। ठीक है, उसमें 5 नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, ऐसे 1 या फिर 2 मार्क क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, राइट।
चलिए जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं HCF और LCM की। तो HCF का क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? सो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम ये निकालते कैसे हैं? देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन है, अगर सपोज मुझे 6 और 12 का HCF निकालना है, अगर मुझे 6 और 12 का HCF निकालना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होगा। यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब 6 को कैसे लिखोगे? 2 into 3। ठीक है। 12 को कैसे लिखोगे? 2 raised to power 2 into 3, राइट। HCF जब भी निकालते हैं तो हम नंबर की लीस्ट पावर कंसिडर करते हैं। लीस्ट पावर ऑफ नंबर्स। क्या कंसिडर करते हैं? नंबर्स की लीस्ट पावर कंसिडर करते हैं। देखिए HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है। 2 raised to power 1, पावर 1 छोटी है या 2? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 3 3 सेम है तो 3, यानी कि HCF हो गया 6। अगर हमें LCM निकालना है 6 और 12 का तो भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे, लेकिन LCM निकालते वक्त हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं। हम हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि 6 है तो 2 into 3, 12 है तो 2 raised to power 2 into 3, so LCM will be 2 raised to power 2 into 3, that is 12। so LCM क्या हो गया उसका? 12, क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर कंसिडर करी यहाँ पे। क्लियर है? so ध्यान रखना है, जब भी HCF निकालो लीस्ट पावर कंसिडर करो, जब भी LCM निकालो हाईएस्ट पावर कंसिडर करो। और इस टॉपिक के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कब HCF निकालना है, कब LCM निकालना है। ठीक है ना? सो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को क्या करने हैं? प्रैक्टिस करने हैं, और हम लोग भी करेंगे क्लास में, डोंट वरी। ठीक है ना? चलिए, HCF और LCM की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कि कोई भी दो नंबर्स हैं, एनी टू नंबर्स A एंड B, ठीक है, अगर मुझे इनका LCF पता है A और B का, into LCM of A into A and B is equal to product of A and B, ये चीज ट्रू होती है। लेकिन अगर आप पूछने जाओ कि मैम क्या ये अगर तीन नंबर्स हैं A B C, तो क्या ये प्रॉपर्टी तीन नंबर्स के लिए भी ट्रू होती है? नहीं, दो से ज्यादा के लिए ट्रू ही नहीं होती, ओनली फॉर टू नंबर्स, ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है? सो अगर तीन नंबर्स की बात करें तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप लिखने जाओ तो ये चीज कभी भी ट्रू नहीं होगी, ये चीज कभी भी ट्रू नहीं होगी, ये कभी भी बराबर नहीं होगी, दिस इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं। ठीक है ना? चलिए, ओके। अब देखिए, एक और हमारे पास थ्योरम आ जाती है, एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये प्रॉपर्टी का तो यूज बहुत अच्छा है, यूज काफी इंपॉर्टेंट है प्रूव करने में कि √2 हमारा इर्रेशनल है इसमें। और ये क्वेश्चन तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं डेफिनेटली। 5 नंबर का डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। ठीक है ना? अब देखिए, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी P एक कोई हमारा प्राइम नंबर है, अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, देन क्या करेगा? P क्या करेगा? A को डिवाइड करेगा, जहां पे ये जो A है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये A जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर यानी कि 16 को डिवाइड कर रहा है 2, तो डेफिनेटली 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, और 4 का स्क्वायर यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना? ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं 2 डिवाइड्स 4, 2 क्या कर रहा है? 4 को भी डिवाइड करता है ना। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यहाँ पे प्राइम होना ही क्यों जरूरी है ना? तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, 4 डिवाइड्स 2 स्क्वायर यानी कि 4 है ना, 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है,
और हम चेक करने जा रहे हैं कि यहां पर प्राइम होना ही क्यों जरूरी है, ये p का प्राइम होना ही क्यों जरूरी है। देखिए 4 डिवाइड्स 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, देन 4 डिवाइड्स 2, ये चीज ट्रू हो रही है क्या, ये चीज ट्रू है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये कॉम्पोजिट नंबर इसके लिए भी ट्रू होती तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए थी कि 4 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, बट नहीं कर रहा, ये चीज ट्रू नहीं है। तो दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर कॉम्पोजिट नंबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ p प्राइम है तभी ट्रू है। क्लियर है, आई बात समझ। चलिए जी, अब इस थ्योरम का, इस प्रॉपर्टी का यूज होगा इसको प्रूव करने में कि √2 हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हम जानते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे। चलिए, तो इसको प्रूव करने का तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब है कि हम पहले मानेंगे कुछ और, फिर अपनी ही बात को गलत ठहरा देंगे कि भाई नहीं मैंने ही गलत बोला है। कॉन्ट्राडिक्ट, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही बात को गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका उल्टा हम मान के चलेंगे। सो लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से 5 मार्क का, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो यानी कि हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √2 इज इक्वल टू p/q वेयर p, अब आप जानते हो कि हमने ये चीज गलत मानी है ना, ये चीज तो रॉन्ग है, राइट, बट स्टिल हमने मान ली है। अब हम दिखाएंगे एंड में आते आते कि हाँ जी भाई हमने तो गलत चीज मानी थी, हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने आप को, राइट। सो √2 इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटिजर्स, और ऐसे वैसे इंटिजर्स नहीं, आर को प्राइम इंटिजर्स। को प्राइम इंटिजर्स का क्या मतलब है कि जिनका HCF और p और q हमेशा 1 होगा। ठीक है ना, जिनका HCF हमेशा 1 होगा। सो p एंड q आर को प्राइम इंटिजर्स वेयर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, राइट। अब यहाँ पे HCF को हमने 1 क्यों माना, हमने को प्राइम इंटिजर्स ही क्यों माने, क्योंकि देखिए अगर मेरा कोई 2/3 रैशनल नंबर है, इसको हम 4/6 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं को प्राइम ले लूंगी यानी कि मेरे पास 2 और 3 का कोई और फैक्टर है ही नहीं, है ना। सो 4/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6/9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। हमने क्या कर दिया, इन सभी को लोएस्ट फॉर्म में लिखा, इन सभी को क्या लिखा, लोएस्ट फॉर्म में लिखा, बस, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अब 2q इज इक्वल टू p, तो यानी कि p स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 क्या है, p स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है। p स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी कि p स्क्वायर क्या है 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, राइट। यानी कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली p स्क्वायर 2 के टेबल में आता है, और 2 क्या करता है, p स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये जो 2 है ये हमारा प्राइम नंबर है, और ये जो p है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। सो इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि p विल डिवाइड a, यानी कि जो 2 हमारा प्राइम नंबर है ये क्या करेगा, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p। अब 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, p इज इक्वल टू 2m, है ना। 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि p जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो दैट मींस p इज इक्वल टू m। m इज एनी इंटीजर, m हमारा कोई भी इंटीजर है। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो इसको मान लिया हमने 1, राइट। ठीक है, अब इस 1 को मैं पुट कर दूंगी इधर स्टार में, इस 1 को मैं पुट कर दूंगी स्टार में। सो पुट 1 इन स्टार, स्टार में पुट किया तो क्या मिल जाएगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। सो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है। सो 2 क्या करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब 2 एक प्राइम नंबर है, सो 2 डिवाइड्स q, राइट। 2 डिवाइड कर रहा है q को, यानी कि q जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है। सो q इज इक्वल टू 2n वेयर n इज एनी इंटीजर, n हमारा कोई भी इंटीजर है। क्लियर है, ठीक है। सो इसको मान लिया हमने 2, इसको क्या मान लिया हमने 2। अब आप देखिए ध्यान से 1 और 2 में, 1 को देखिए और 2 को देखिए। 1 और 2 में आपको क्या मिल रहा है कि p जो है ना वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि जो 2 है वो p का फैक्टर है,
राइट, फ्रॉम 1 p is a उल्टा 2 is a factor of p, 2 is a factor of p, राइट। फ्रॉम 2 हमें क्या दिख रहा है कि 2 is a factor of q, यानी कि दिस इंप्लाइज p and q have a common factor other than 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर निकल आया विच इज 2, राइट। सो p and q have a common factor other than 1 के अलावा उनका क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है, राइट। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो हमने चीज मानी थी, हमने तो क्या माना था कि भाई वो तो कोप्राइम है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता उनके बीच में कॉमन, यानी कि HCF इज 1। जो चीज हमने मानी उसी को ही गलत साबित कर दिया, जो चीज हमने मानी उसी को ही गलत साबित कर दिया, यानी कि √2 हमारा रैशनल तो नहीं होगा। अब रैशनल नहीं है तो क्या बचा, इर्रेशनल, तो इर्रेशनल होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज आर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने चीज मानी थी, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अजम्पशन रॉन्ग होने से दिस इंप्लाइज √2 इज नॉट रैशनल, तो दिस इंप्लाइज √2 इज एन इर्रेशनल। यही हमें प्रूव करना था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और हमने प्रूव कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड, राइट, हमने प्रूव कर दिया बड़े आराम से, क्लियर है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में बहुत आते हैं, एंड आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अब देखिए एक छोटी सी बात, कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए 3 + √2, था ना, आपको दिखाना है कि 3 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको ये चीज शो करनी है कि 3 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो कैसे दिखाएंगे आप? सबसे पहले, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कि √2 एक इर्रेशनल है, जैसे यहाँ पे दिखाया हमने, इस प्रोसेस में हमने दिखाया। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, उसके बाद आप क्या मानेंगे कि 3 + √2, 3 + √2 यानी कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, वो भी हमेशा इर्रेशनल होता है, इसीलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये वाला पार्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, क्लियर है। अगर ऐसे कुछ आ गया कि √5 + √2, तो यानी कि पहले √2 को दिखाइए, √5 को दिखाइए, और इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इर्रेशनल, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्लियर है। चलिए जी, सो आज की क्लास तो यहीं पर खत्म होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज दिस चैप्टर इज ओवर। अब चलते हैं हम क्विज की तरफ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p is equal to ab square and q is equal to a cube b, a b being the prime numbers, a और b क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, then LCM of p q is LCM of p and q क्या होगा? हम एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी ए और बी हमें प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनका एलसीएम बताना है पी और क्यू का। एलसीएम में क्या देखते हैं, उल्टा चलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लीस्ट पावर देखी जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3 इज क्या होगा, रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा, क्या होगा? ओके चलिए जी, देखिए P को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर एंड Q को हम लिख सकते हैं A क्यूब B। हमें LCM फाइंड करना है P और Q का, यानी कि हमें हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी पड़ेगी। हमें क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे A की हाईएस्ट पावर क्या है, A क्यूब, B की हाईएस्ट पावर क्या है, B स्क्वायर, सो A क्यूब B स्क्वायर इज आवर आंसर, ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। चलिए जी नेक्स्ट, 6 + 5 √3 - 4 + 3 √3 है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, 6 - 4 विल बी 2 + 5 + 3 विल बी 8 √3। अब ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट।
चलिए, सो आज की क्लास तो यहीं पर फिनिश होती है। अब हम कल फिर से मिलेंगे विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स, और उसका भी वन शॉट रिवीजन होगा। तो रिवाइज करके आना खुद से, ताकि हम क्विकली फटाफट से कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।